नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी अप्रैल से जून 2022 वाली जो मैगजीन है उसमें पिछली 5-6 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान ये चैप्टर समाप्त किया। दूसरा जो चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, चर्चित स्थल, इसकी भी लगभग 2 से 3 क्लास हो चुकी हैं। तो उसी क्लास को या इसी चैप्टर को आज वापस कंटिन्यू करते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, कुछ डाउट्स भी हैं, वो क्लास के लास्ट में हम हर दिन डिस्कस करते हैं। जैसे कि तो आज भी कमेंट सेक्शन हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोग केवल आज की क्लास देखना चाह रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या राजसमंद। कौन सा इंस्टीट्यूट है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। अच्छा, इस क्वेश्चन में अभी की जाएगी नहीं बल्कि इसकी स्थापना हो चुकी है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? और ये स्थापना कल ही, यानी कि कल इसका उद्घाटन हुआ है। कल यानी कि कब? 13 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन हो चुका है। इसलिए अब ये क्वेश्चन में जाएगी नहीं, अब ये भविष्य में नहीं बल्कि उद्घाटन इसका हो चुका है। तो स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन आपके हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या राजसमंद। मुख्यमंत्री द्वारा कल 13 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। और कहाँ किया गया? तो जोधपुर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नया उद्घाटन किया गया है अभी 13 नवंबर 2022 को। लेकिन हम ये जो पढ़ रहे हैं मैगजीन कौन सी, अप्रैल से जून वाली, तो उसमें ये क्वेश्चन कैसे आ गया? क्योंकि उसमें घोषणा की गई थी कि उद्घाटन या मतलब इसकी स्थापना की जाएगी, इसलिए क्वेश्चन उसी हिसाब से बना हुआ है। और अब इसका उद्घाटन किया जा चुका है। कहाँ? जोधपुर में। इसके अलावा इस नाम से मेरे को एक और चीज याद आ रही है, जिसका नाम है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, इस तरह के भी 3 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे। ये बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। और जो हमारी बजट वाली क्लास थी, यानी जनवरी से मार्च वाली मैगजीन में जो हमने बजट वाली 3 क्लासेस ली थी, उसमें मैंने इसको बताया था कि किसके लिए ये बनाए जा रहे हैं। ये पहले तो कौन कौन से शहर में बनाए जा रहे हैं? ये 3 शहरों में बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ? तो जयपुर, दूसरा जोधपुर और तीसरा कोटा। बजट में इनके लिए प्रत्येक के लिए 200-200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। बजट वाली क्लास में हमने पढ़ा भी था। ये सेंटर क्या है? राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। इसमें यह है कि जो सर्विस सेक्टर हैं या एमएसएमई जो क्षेत्र हैं या स्टार्टअप्स जो हैं, तो ऐसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं या उद्यम में आना चाहते हैं, सरकार उनके लिए 3 शहरों में ऐसे सेंटर बना रही है जहाँ उनके लिए सारी बेसिक सुविधाएं हैं। और इनकी जो थीम है वो किस आधार पर है? प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब भी मैंने समझाया था कि सीधा प्लग लगाओ और प्ले करो, यानी कि सारा जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारा बंदोबस्त यहाँ है। तो जो भी लोग उद्यम अपना शुरू करने चाह रहे हैं तो उनको बेसिक सारी चीज़ें चाहिए, वो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी। उनको आगे केवल प्लग एंड प्ले, यानी कि अपना इक्विपमेंट वहाँ जोड़ना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इसके लिए 200-200 करोड़ प्रत्येक के लिए प्रावधान रखा गया, बजट रखा गया। बजट 2022-23 की घोषणा है। इसी के अंतर्गत इन्हीं तीनों सेंटर के अंतर्गत, यानी कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में महिलाओं के लिए अलग से विंग बनाया जाएगा और उसका नाम रखा गया क्या? डब्ल्यू हब। ये विमेन हब हो गया इसी में, जिसका काम भी यही है एमएसएमई सेक्टर में या महिला उद्यमियों को सर्विस सेक्टर में उनके उद्यम प्रोत्साहन में मदद करना। और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर। अब इसकी स्थापना क्या है? इसका उद्घाटन भी हो चुका है 13 नवंबर 2022। इसमें बाकी सारे ऑप्शन में एक चीज़ और बचती है, राजसमंद। यहाँ भी किसी चीज़ की उद्घाटन या स्थापना की गई है। वो क्या है? यहाँ बनाया जा रहा है मैडी टूरिज्म। इसको हम कल की क्लास में या परसों की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये है मैडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर। मैडी टूरिज्म यानी कि मेडिकल टूरिज्म। और राजसमंद की भी कौन सी जगह पर ये बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नाथ द्वारा। किस तरह की यहाँ मेडिकल जो टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है? तो भारत की जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जैसे कि योग और योग के साथ साथ आयुर्वेद,
प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एक सेंटर डेवलप किया जा रहा है राजसमंद के नाथ द्वारा में मेडिकल टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। बाकी जोधपुर, जयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, उसी के अंतर्गत डब्ल्यू हब यानी कि विमेन हब बनाया जा रहा है। प्रत्येक के लिए इन तीनों सेंटर पर 200-200 करोड़ का प्रावधान किया गया और ये बजट घोषणा यानी कि 2022-23 वाले बजट में शामिल था। इस तरह से इसकी घोषणा कब की गई थी, तो जिस दिन बजट आया यानी कि 23 फरवरी 2022। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की। अच्छा, आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया, यह पार्क किस जिले में अवस्थित है? बर्ड मतलब यहाँ पक्षी से है, बर्ड पार्क, तो पहला एक तरह से क्या, पक्षी उद्यान। ऑप्शन आपके क्या क्या हैं, उदयपुर, भरतपुर, कोटा या सरिस्का। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग भरतपुर को लेकर कंफ्यूजन में हो, क्योंकि भरतपुर में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। लेकिन आपको एक डिफरेंस समझना होगा, ये पक्षी उद्यान है, ये एक छोटी चीज है, एक छोटा सा पार्क है एक तरह से। भरतपुर में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है वो बर्ड सेंचुरी है, यानी पक्षी अभ्यारण्य है। तो भरतपुर इसका आंसर नहीं है, इसका उत्तर है एक पक्षी उद्यान की जो उद्घाटन की घोषणा कहाँ की गई है, वो उदयपुर में की गई है। और उदयपुर में एक जगह है गुलाब बाग, तो उदयपुर के गुलाब बाग में ये पक्षी उद्यान यानी कि बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया। इसका विकास किस किस के द्वारा किया गया, तो कई विभाग इसमें शामिल हैं। कौन कौन से, जैसे कि पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग के साथ वन विभाग, वन विभाग के साथ नगर निगम उदयपुर, और उसके साथ साथ क्या, शहरी विकास न्यास, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, UIT यानी कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। तो इन सब के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, और ये कहाँ बनाया जा रहा है, उदयपुर के गुलाब बाग में। अब बात आती है कि इसको बनाया किसने है, कौन सी संस्था ने इस पार्क का निर्माण किया, यानी कि कंस्ट्रक्शन किसने किया, तो ये किया RSRDC। RSRDC की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसके द्वारा इस पार्क का निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन किया गया। ये कंस्ट्रक्टिंग एक एजेंसी है जिसने इस पार्क को बनाया, बाकी इन विभागों का सहयोग रहा, इन सब ने मिलकर प्लानिंग की, कैसे बनाया जाना है, कहाँ जमीन लेनी है, वो सब इनके द्वारा किया गया और उदयपुर में इसका लोकार्पण किया गया। अब आप ले लें स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलें आगे। अगला प्रश्न है, मई 2022 में निम्नलिखित में से किस जिले में पैंथर रेस्क्यू सेंटर, कौन सा, पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? कौन कौन से ऑप्शन है आपके, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर या उदयपुर। पैंथर क्या होता है, पैंथर जानते हैं अगर आप, देखते कितने लोग जो पैंथर और लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, पैंथर और लेपर्ड का फर्क आप में से कितने लोग जानते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। देखते हैं आप लोग बायोलॉजी कितना समझते हैं। पैंथर एंड लेपर्ड यानी लियोपार्ड भी जिसे बोलते हैं आप लोग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मेरे को बताना कमेंट्स में। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है उदयपुर। उदयपुर के आसपास पैंथर की संख्या को बढ़ते हुए देखकर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई और उदयपुर में मई 2022 में एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है, पैंथर रेस्क्यू सेंटर। अगर इनका कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ ऐसी घटना होती है जहां ये खतरे में आते हैं, तो इनके इलाज वगैरह के लिए सेंटर बनाया जा रहा है, पैंथर रेस्क्यू सेंटर। कहाँ, उदयपुर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल शहर का नाम याद रखना है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैविक सब्जियों व विभिन्न ऑलिव उत्पादों की उपलब्धता आम जनता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर राज ऑलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया है? ऑलिव जानते हैं आप, ऑलिव होता है जैतून,
तो ऑप्शन क्या क्या है आपके? दुर्गापुरा जयपुर, गांधीनगर जयपुर, करौली या सीकर। गांधीनगर जयपुर तो हमने कल पढ़ा था, इसके बारे में दो चीजें हमने पढ़ी थी। ये राजस्थान का पहला कौन सा 100% सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। 100% सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन। मैं ऑप्शंस जानबूझ के ऐसे रखता हूं ताकि जो हमने कल पढ़ा है वो ऑप्शन वापस आए और आपका जो है एक तरह से रिवीजन भी हाथों हाथ होता चले। तो गांधीनगर जयपुर, कल की क्लास जिन्होंने ली होगी उन्होंने ये क्वेश्चन देखा होगा। ये राजस्थान का पहला 100% सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन बना। साथ ही 2018 में यही गांधीनगर जयपुर क्या बना था? ऑल वुमन रेलवे स्टेशन, यानी कि यहाँ का जो भी पूरा स्टाफ है इस रेलवे स्टेशन का वो भी क्या है? महिलाएं हैं, इसलिए इसको 2018 में खिताब मिला ऑल वुमन या ऑल विमेन रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर। तो ये उसका उत्तर नहीं है। अगला ऑप्शन है करौली। तो करौली के बारे में भी कल हमने पढ़ा था कि भारत का जो MSME मंत्रालय है, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग वाला मंत्रालय, उसके द्वारा राष्ट्रीय MSME अवार्ड दिया गया। कौन सा? राष्ट्रीय MSME अवार्ड। और उसमें एक कैटेगरी थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कैटेगरी थी उसमें करौली को मिला कौन सा स्थान? बताएं आप कमेंट्स में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में करौली को मिला था कौन सा स्थान? इसको मिला था सेकंड। तो फर्स्ट किसको मिला था? तमिलनाडु का विरुद्धनगर। तो करौली भी इसका आंसर नहीं है। फिर आते हैं सीकर पे। सीकर को हमने पढ़ा था अभी 2 दिन पहले कि एक इंडेक्स जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया PGID, यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यानी कि पूरे भारत के जो जिले हैं शिक्षा में उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसको आधार बना के, तो एक श्रेणी थी उत्कर्ष। उत्कर्ष श्रेणी में सीकर ने पूरे भारत में और राजस्थान में तो अपने आप ही सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया और इसका स्कोर कितना था? 488। तो भारत सरकार द्वारा जो ये अवार्ड दिया गया इसमें 6 श्रेणियां थी। सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी थी वो थी दक्ष। दक्ष में पूरे भारत से कोई भी जो जिला है वो शामिल नहीं हुआ। दूसरी श्रेणी थी उत्कर्ष। उत्कर्ष में भारत से 3 जिले शामिल हुए, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, और तीनों ही जिले राजस्थान के हैं। उसके बाद और श्रेणियां थी जैसे कि अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्ट, फिर आकांक्षा, इस तरह से कई सारी श्रेणियां थी। 6 श्रेणियां थी और उनमें सीकर जिले ने सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका उत्तर क्या बचा? इसका आंसर है दुर्गापुरा जयपुर। तो दुर्गापुरा जयपुर में एक राज ऑलिव स्टोर नाम से एक स्टोर का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी ऑलिव उत्पाद हैं, साथ ही जो जैविक सब्जियां, ऑर्गेनिक फार्मिंग को दरअसल या ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो डेवलप उत्पाद हैं उनकी उपलब्धता आम लोगों तक भी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए यहाँ इसका उद्घाटन किया गया। और इसके लिए उत्पाद कहाँ से आएंगे? तो बस्सी में जो कृषि केंद्र है उसके द्वारा इनको सप्लाई की जाएगी। एक आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में भी पढ़ी ही थी, फिर भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, कौन कौन? सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुखों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब इनका मानदेय क्रमशः कितना है, मतलब इनको कितने रुपए मिलेंगे? तो ऑप्शन है, और एक क्रम ध्यान रखना है, यानी सबसे पहले सरपंच, फिर प्रधान और फिर जिला प्रमुख। 5,000, 7,000, 9,000, 4,000, 7,000, 10,000, 4,800, 8,400 और 12,000, 6,000, 8,000 या 10,000। तो इसका सीधा क्वेश्चन है, सीधा ही आंसर है। इसका उत्तर है 4,800, 8,400 और 12,000 रुपए। ये जो आंसर है ये था पहले, और ये जो उत्तर है ये है अब। यानी कि पहले इनका मानदेय कितना था? 4,000, 7,000 और 10,000। 4,000 सरपंच, 7,000 प्रधान और 10,000 जिला प्रमुख के। अब हो गए 4,800 सरपंच के, प्रधान के 8,400 और जिला प्रमुख के 12,000। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक
परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? बढ़ा दिया गया। इस परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? 4 नाम लिखे हुए हैं, उषा शर्मा, अरविंद मायाराम, पंकज मित्तल या उमेश मिश्रा। इनमें से कईयों को तो आप जानते होंगे, जैसे कि ये कौन है? तो ये राजस्थान की मुख्य सचिव है। पंकज मित्तल अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमारी क्लास में भी, सुजस वाली में भी और इस राजस्थान करंट में भी। ये कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इनके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि जैसे पहले ये कहाँ थे, यहाँ आने से पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, कब से कब इनका कार्यकाल होगा, पुरानी क्लास में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उमेश मिश्रा जो कि अभी अभी क्या बने हैं? राजस्थान के डीजीपी, राजस्थान पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिदेशक। तो उत्तर इसका क्या है? अरविंद मायाराम। ये कौन है? ये इस CMRETAC यानी कि चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके कौन है? ये उपाध्यक्ष। अगर ये उपाध्यक्ष हैं तो फिर अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसके होते हैं मुख्यमंत्री। इस परिषद के अध्यक्ष CM होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसी परिषद का कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है? तो मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष हैं अरविंद मायाराम। पहले इसका कार्यकाल कब तक था? इस परिषद का कार्यकाल पहले था मार्च 2022 तक। अब इसका कार्यकाल कब तक कर दिया गया? तो ये कर दिया गया दिसंबर 2023 तक। और एक खास बात, स्थापना कब की गई इस परिषद की? तो इसकी स्थापना की गई 7 मार्च 2020। क्लियर? इसमें कुछ फैक्ट्स हैं तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका के जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु राजीविका द्वारा किस संस्था के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है? 2 चीजें समझने की है। एक तो किसके द्वारा समझौता किया गया? एक जो पार्टी है वो तो है राजीविका, दूसरी पार्टी पूछी गई है। और किस चीज के लिए समझौता? तो जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं, उनका सर्टिफिकेट मिले उसके लिए राजीविका ने किसके साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन आपके हैं। राज्य बीज व जैविक प्रमाणीकरण संस्था, राज्य महिला व बाल विकास विभाग, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन वेदांता समूह या ईशा आउटरीच। जिन्होंने पुरानी क्लास ली है उनको ये 4 ऑप्शन देखे देखे लग रहे होंगे, इसलिए मैं ऑप्शन ऐसे रखता हूं ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे। क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि ये जो दोनों संस्थान हैं, कौन कौन से? राज्य महिला व बाल विकास विभाग और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन वेदांता समूह, इन दोनों ने एक समझौता किया था जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि उन पर बच्चों के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएंगी। तो ये दोनों तो इसका उत्तर नहीं है। ईशा आउटरीच जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, इसने राज्य सरकार के साथ समझौता किया किस चीज़ के लिए? मृदा संरक्षण के लिए। और इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम क्या था? सेव सॉइल, यानी मृदा को बचाना है, सेव सॉइल। तो उत्तर इसका क्या बचा? राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, इसके साथ राजीविका ने समझौता किया है, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है ये, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, तो उसके द्वारा इनके साथ समझौता किया गया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। क्लियर हुई बात? अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार WHO की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने जा रही है। ऐसा करने वाला राजस्थान कौन सा देश है? पहले तो इसमें एक सेंटेंस में ही एक जानकारी दी गई है कि राजस्थान सरकार द्वारा
जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एक समझौता किया जा रहा है, ताकि जो हेल्थ अकाउंट है, मतलब जो डेटा है सरकार के पास आम जनता का कि उन्होंने हेल्थ बीमा कोई लिया है या नहीं, या स्वास्थ्य पर उनका कितना खर्चा होता है या नहीं, या भविष्य में सरकार कैसी प्लानिंग कर सकती है स्वास्थ्य योजना को लेके, इसके लिए एक आधारभूत डेटा चाहिए। और उसके लिए इन जो स्वास्थ्य अकाउंट हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य खाते हैं, सरकार इनको एक संस्थागत रूप देना चाहिए, यानी कि इनको एक प्रॉपर वे में एक ऐसे खाते बनाए जाएंगे जहां ये सारी जानकारी होगी, एक डेटा फॉर्मेशन वहाँ होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि भविष्य में जो बनने वाली स्वास्थ्य बीमा से संबंधित या स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो भी नीतियां हैं वो कैसी होंगी, सरकार को उनका एक आइडिया मिल सके। तो ऐसा करने वाला राजस्थान पूरे भारत का पहला राज्य होगा। इसमें और कुछ भी फैक्ट नहीं है, केवल यही याद रखना है। पहले तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का किसके साथ हुआ है समझौता, तो WHO के साथ। WHO इसमें तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन मैंने फिर भी ये नहीं लिखा है, क्योंकि अगर ये स्वास्थ्य वाला खाता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि स्वास्थ्य मतलब WHO से संबंधित है। पूछे जाने की भी संभावना है। राजस्थान सरकार और WHO के मध्य समझौता हुआ है, तो एक तो ये भी आपको याद रखना है। समझौता क्या है कि जो स्वास्थ्य खाते हैं, यानी कि स्वास्थ्य पर कैसा खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, किस व्यक्ति की बीमा है, किसका नहीं है, भविष्य में कौन अपनी हेल्थ को लेकर कैसा सोचता है, मतलब इंश्योरेंस कराए या नहीं, ये सारा डेटा सरकार को अगर मिल जाए तो सरकार उससे उसका उपयोग कर सकती है भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजना है उनको लाने में। इसके लिए ये समझौता किया गया, जिसमें ऐसा समझौता करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का निर्माण। बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन की थीम पर प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक एक्शन प्लान जारी किया गया। संस्थाओं के नाम पूछे जाते हैं, अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो RPSC हो या जो अधीनस्थ बोर्ड हो, दोनों की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान की सरकार द्वारा या किसी विभाग द्वारा कौन सी संस्था के साथ क्या समझौता किया गया, इसलिए ये वाले क्वेश्चन अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो भी यही है अभी, क्या रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं या चर्चित स्थल, इस तरह के क्वेश्चन इसलिए यहाँ ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। 4 संस्थाओं के नाम क्या क्या दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, RTU जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं, या राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसी को रालसा भी कहते हैं, RLSA। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर भी यही है। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कौन सी थीम पर बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का निर्माण, इसके लिए एक एक्शन प्लान जारी किया। कारण क्या था कि कोविड-19 के द्वारा बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे थे जिनके माँ बाप गुजर गए या उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसकी वजह से उनका जो शिक्षा का कार्यक्रम था वो अवरुद्ध हो गया, यानी कि उनकी विद्यालयी शिक्षा, स्कूली शिक्षा रोक दी गई। तो रालसा द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, एक ऐसा एक्शन प्लान बनाया गया है ताकि वापस उन बच्चों की शिक्षा शुरू की जा सके। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बाड़मेर पेट्रोलियम बेसिन में सूखे पड़े पेट्रोलियम कुओं से जियोथर्मल एनर्जी की संभावना को देखते हुए निम्नलिखित में से किन संस्थानों के मध्य एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ। फिर वैसा ही क्वेश्चन, यानी कि समझौता पत्र और कौन सी संस्था। तो थर्मल एनर्जी, कौन सी थर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी। इसका मतलब आप समझते हैं, जियोथर्मल मतलब धरती के अंदर भी एक गर्मी होती है, आप जानते ही हैं। जैसे कि अगर पृथ्वी के अंदर जाते जाएं तो अंदर लावा भरा हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में वो सामने आता है। तो उस एनर्जी का, यानी कि उस ऊष्मा का उपयोग भी ऊर्जा के रूप में किया जा सके, वही जियोथर्मल एनर्जी है। तो उसका उपयोग कहाँ, कौन सी जगह पर? तो जो पहले पेट्रोलियम बेसिन थे जहाँ पेट्रोलियम के कुएं थे, अब वो कुएं सूख गए हैं, तो वो गहरे तो काफ़ी हैं, तो उनके अंदर थर्मल एनर्जी है। उस थर्मल एनर्जी का उपयोग करने के लिए 2 संस्थाओं के मध्य समझौता किया गया। वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी आपको बताना है। मैं 2 खास चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें लगभग 2.4 मेगावाट एनर्जी मिलने वाली है अभी यहाँ। और बाड़मेर के कौन से कुएं में अभी ये है, रागेश्वरी जो बेसिन है उसके लिए ये समझौता किया गया। और जिन 2 संस्थाओं के मध्य समझौता किया गया वो हैं केयर्न एनर्जी और बेकर ह्यूगेज। ये ह्यूगेज, कभी कभी आपको ह्यूजेज भी मिल सकता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, HUGHES इसका नाम है। तो केयर्न एनर्जी और बेकर ह्यूगेज, तो इनके मध्य समझौता हस्ताक्षरित किया गया। अब कल की क्लास एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कल पहला क्वेश्चन था नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी
असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में सेवा पोर्टलों के उपयोग में ग्रुप बी के राज्यों में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इस रिपोर्ट के तहत राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया, जिसमें 7 क्षेत्र थे और समाज कल्याण में राजस्थान ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। लेकिन ओवरऑल भी राजस्थान फर्स्ट रहा और 75 से ज्यादा राजस्थान का स्कोर रहा। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। अगला प्रश्न क्या था? जैविक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान दूसरे स्थान पर था, लेकिन जैविक किसानों की संख्या के आधार पर राजस्थान 5वें स्थान पर था। 17वें स्थान पर किसमें था? तो नीति आयोग द्वारा जो SECI इंडेक्स जारी किया गया, यानी कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, उसमें राजस्थान 17वें स्थान पर था। और 12वें स्थान पर किसमें था? नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक में राजस्थान 12वें स्थान पर था। राष्ट्रीय MSME अवार्ड की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो आज भी क्वेश्चन के ऑप्शन में मैंने इसको डाला था, वो था करौली, जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है MSME अवार्ड में उसमें सेकंड स्थान इनको मिला। पहला किसको मिला? तो विरुद्धनगर तमिलनाडु। MSME मंत्रालय द्वारा अवार्ड दिया जाता है। सीकर को किस में फर्स्ट मिला? तो PGID यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और उसमें भी स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा यह अवार्ड दिया गया। बांसवाड़ा इसमें राजस्थान का लास्ट जो जिला था, कौन से में? इस अवार्ड में, जिसका प्रदर्शन न्यूनतम रहा। अगला प्रश्न था, राजस्थान सरकार प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट लाने जा रही है, जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इस तरह का एक्ट लाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा? तो अम्ब्रेला एक्ट मैंने समझाया था, या अम्ब्रेला प्रोजेक्ट भी समझाया था, यानी कि एक बड़ी योजना के अंतर्गत कई छोटी छोटी योजनाएं हों। तो इस तरह से जो ये 28 विश्वविद्यालय उन सभी के लिए एक ही प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, एक ही एक्ट लाया जा रहा है। इसको नाम दिया गया है अम्ब्रेला एक्ट, क्योंकि इसके नीचे कितनी यूनिवर्सिटी है? 28। तो इस तरह के एक्ट के बाद जो वाइस चांसलर है, जो राज्यपाल हैं, उनकी भूमिका अब समाप्त हो जाएगी कुलाधिपति के रूप में। तो कुलाधिपति कौन बनेगा अब? जिसकी मुख्यमंत्री नियुक्ति करेंगे। कोई भी शिक्षाविद जो मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा वो कुलाधिपति होगा। इस तरह का ये एक्ट लाने वाला राजस्थान तीसरा राज्य है। पहला था तेलंगाना, दूसरा था बिहार और तीसरा राजस्थान। और इस योजना में, यानी कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाली जो समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो है प्रोफेसर PC त्रिवेदी, जो JNU के ex-VC हैं। अच्छा, जहाँ नाम आते हैं तेलंगाना, बिहार, या यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जो हमारे किसी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जब भी किसी दूसरे राज्य में ऐसा ही कोई प्रोग्राम चलता है, उससे प्रेरित होकर या उसके तुरंत बाद अगर राजस्थान में भी वैसा प्रोग्राम होता है, तो उसके पूछे जाने की संभावना बनती है। जैसे मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताता हूँ, ये वाला एक बार हटा देता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ। चलो नया पेज ही ऐड कर लेते हैं। जैसे एक है महिला निधि, राजस्थान में अभी इसकी शुरुआत की गई, किस लिए? कि जो महिला उद्यमी हैं उनको आसान शर्तों पर ऋण मिल सके, इसके लिए एक महिला निधि की शुरुआत की गई। ऐसे ही राजस्थान में एक और योजना शुरू की गई, जिसका नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। चिरंजीवी नाम से मैंने बताया आपको 3 योजनाएं हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। तो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना और एक महिला निधि, ये दोनों अलग अलग राज्यों से प्रेरित है। यानी कि जो महिला निधि की प्रेरणा मिली राजस्थान को, राजस्थान से पहले वो कहाँ चलाई जा रही है? तेलंगाना में। और जब मैंने ये बताया था, यानी कि सुजस वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। और उसके कुछ दिन बाद ही जो फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया कि कौन से राज्य से प्रेरित होकर राजस्थान में शुरू किया गया? तो तेलंगाना। ऐसे ही हो सकता है आने वाले टाइम में ये पूछा जाए कि चिरंजीवी जीवन रक्षक जो योजना है, यानी कि दुर्घटना में घायल को जो अस्पताल पहुंचाते हैं, सरकार उनको 5000 रुपये पुरस्कार देती है, इस तरह की योजना राजस्थान में लाई गई। इससे पहले कौन से ऐसे स्टेट में योजना चल रही है, यानी कि राजस्थान को प्रेरणा कौन से स्टेट से मिली? तो उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। दोनों स्टेट के नाम इंपॉर्टेंट है। महिला निधि पहले तेलंगाना में था, अब राजस्थान में शुरू हुआ है। और जीवन रक्षक योजना, जो कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति घायल होता है, उसको अस्पताल पहुंचाते हैं, तो उनको सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ये तमिलनाडु से प्रेरित है। और अभी हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, क्या क्या? जो कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका राजस्थान में समाप्त होने वाली है। इस तरह पहले 2 और राज्य हैं जिनमें ऐसा एक्ट लाया गया। वो भी कौन कौन से थे? एक था उसमें तेलंगाना, जहाँ सबसे पहले लाया गया, और उसके बाद था बिहार, और अब आ रहा है ऐसा एक्ट राजस्थान में। यानी कि जब भी 2 स्टेटों की तुलना की जाए, जिसमें एक स्टेट राजस्थान है, तो दूसरा आपको जरूर याद रखना है कि पहले ऐसा कहीं कौन से राज्य में हुआ है। दोनों चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5
कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो स्वास्थ्य बीमा कवर में राजस्थान पहले स्थान पर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, सरकार लगातार उस पर जोर दे रही है और इसके तहत राजस्थान ने लगभग 88% परिवारों को या तो चिरंजीवी योजना के तहत या किसी अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया है, स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया है। जबकि भारत का इतना औसत कितना है, 41%। तो राष्ट्रीय औसत से राजस्थान बहुत ज़्यादा आगे है और पूरे भारत में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न क्या था? टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो मैंने कल बताया था, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि हमारी जो तीसरी क्लास थी उसमें क्षेत्रफल को लेके कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि उस समय जो न्यूज़पेपर थे उनमें जो आंकड़े थे उनके आधार पर वो क्वेश्चन बनाया गया था और उसके आधार पर वो सही था। लेकिन बाद में जब NTCA ने उसकी बाउंड्री तय की और जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फाइनली जब 16 मई 2022 को घोषणा की गई तब उसका क्षेत्रफल चेंज हुआ और उस आधार पर रामगढ़ विस्तारी जो है वो अब राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरे पर अब हो गया है रणथंभौर, तीसरे पर है सरिस्का और चौथे पर मुकुंदरा। लेकिन स्थापना के हिसाब से पहला कौन सा है, यानी कि सबसे पहले स्थापना हुई रणथंभौर की, फिर सरिस्का, फिर मुकुंदरा और फिर रामगढ़ विस्तारी। ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 52वां है। NTCA द्वारा इसको 5 जुलाई 2021 को अधिसूचित किया गया, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा फाइनल मंजूरी कब हुई? तो 16 मई 2022। इसीलिए वो आंकड़ों में अंतर था क्योंकि इस दिन जब घोषणा हुई थी तब क्षेत्रफल कुछ और था। फाइनली जब बाउंड्री तय की गई तब 16 मई 2022 को उसके आधार पर इसको पहले स्थान पर रखा गया। और एक मैंने खास बात बताई कि इससे मेज नदी इससे होकर बहती है जो कि चंबल की सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन टफ करना हुआ तो ऐसा पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार IAS प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया कि जो विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से कौन सी नदी बहकर गुजरती है, यानी कि एक सेंटेंस में दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर टफ करना हुआ तो पूछा जा सकता है। कौन सी नदी इससे बहकर आ जाती है, इससे होकर बहती है? तो वह है मेज नदी जो कि चंबल की सहायक नदी है। देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विंड सोलर मतलब जहाँ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का उत्पादन किया जाएगा। तो ऐसा कहाँ? ऐसा जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। कौन सी कंपनी द्वारा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसकी सब्सिडरी यानी कि उसकी अधीनस्थ कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड, उसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, जिसमें लगभग 390 मेगावाट का ये पावर प्लांट होगा। हाल ही में जयपुर के SMS चिकित्सालय में नए IPD टावर का शिलान्यास किया गया। तो इस टावर के आर्किटेक्ट कौन है? इसके आर्किटेक्ट हैं अनूप बरतरिया। इन्होंने ही जयपुर में एक संविधान पार्क के भी वास्तुकार रहे हैं जो कि राजभवन में स्थित है, बनाया जा रहा है। संविधान पार्क क्या है? संविधान की जो ऐतिहासिक यात्रा है, किस तरह से संविधान बना, उसको एक तरह की मूर्ति की शेप देना, या उनके जो पुराने वो फॉर्मेट ऐसा बनाया गया जिसमें हमको दिखे कि ऐसे ऐसे डेवलप हुआ था, यानी उस तरह की मूर्ति, कलाकृतियां वगैरह, प्रदर्शनी, उस तरह का एक संविधान पार्क बनाया जाएगा। रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी दोनों को पद्मश्री मिला, इनके साथ अवनी लेखरा को भी मिला। और सुदर्शन पटनायक एक सैंड आर्टिस्ट हैं जो कि समुद्र की बालू रेत से बहुत सारी कलाकृतियां बनाते रहते हैं। आप न्यूज़पेपर में इनको देखते रहते होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने तथा मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस समूह के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया? तो ये समूह कौन सा है? ईशा आउटरीच। इसको आज भी हमने हमारे ऑप्शन में रखा था और वेदांता समूह को भी रखा था। L&T कंपनी द्वारा अभियान प्रकाश शिक्षा से संबंधित नागौर जिले में, और केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा मिशन सुरक्षा चक्र जो कि बाड़मेर में चलाया गया बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए। आज वापस केयर्न ऑयल आया था, केयर्न इंडिया, और उसके साथ साथ कौन सा था जो मैंने अभी आपको बताया था, एक अमेरिकन कंपनी है बेकर ह्यूगेज। उन दोनों ने मिलकर बाड़मेर में जियो थर्मल एनर्जी के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया है, बाड़मेर के रागेश्वरी में। तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है गांधीनगर जयपुर। इसको भी आज हमने वापस पढ़ा था। ये देश का पहला, और फरवरी 2018 में इसको ऑल वुमन स्टेशन बनाया गया। ये देश का पहला ऐसा था, राज्य का पहला है 100% ऊर्जा से संचालित। तो यहाँ समाप्त होती है कल और आज दोनों दिन की क्लास। अब लास्ट में देख लेते हैं आपकी क्या समस्याएं आ रही हैं, या आप पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, या कैसे आपने कमेंट्स किए हैं, वो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। ज़्यादातर लोगों ने अच्छा ही बताया, क्लास ज़्यादातर लोगों को पसंद आ रही है, तो इस सब के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने अच्छा लगा। सबसे पहला कमेंट मुझे दिख रहा है जो कल की क्लास में ललित लाली जाट, इन्होंने बोला है सर ये वनरक्षक क्वेश्चन को देखकर बता रहे हैं कि राजस्थान का स्थान चौथा आज़ादी का अमृत महोत्सव में।
तो ये कौन सा क्वेश्चन है आप मुझे भी एक बार बताना, क्या क्वेश्चन आया है, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो एक बार उसको भी हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आया है, ताकि इन्फॉर्मेशन एकदम सही जाए। बाकी ज़्यादातर लोगों ने अच्छा ही बताया है, थैंक यू सबके लिए। एक आशा मीना जी ने कमेंट किया है कि सर 10वें वाले क्वेश्चन में एक बुक में राजस्थान रूफ टॉप में तीसरा स्थान है, गुजरात पहला और दूसरा स्थान कर्नाटक। चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये है करंट अफेयर्स। इसकी एक खास बात है, करंट अफेयर्स में आंकड़े लगातार चेंज होते रहते हैं, आज कुछ है, हो सकता है कल कुछ है। मान लो कोई एक बार किसी दिन आप जल्दी सो गए और सुबह उठ के गए 1000 रुपये का नोट जेब में रख के कुछ सामान खरीदने, तो दुकानदार आपको कह सकता है कि अब नोट बंद हो गए, क्योंकि रात को प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि अब कल से ये नोट नहीं चलेंगे। करंट अफेयर्स में वही हाल है, आपने जो पढ़ा होगा 2 दिन पहले या 2 महीने पहले, जरूरी नहीं वही डेटा सेम आज भी हो। तो आपने जो पढ़ा है वो बात सही है, जब आपने पढ़ी थी तब पहले नंबर पे था गुजरात, दूसरे पर था कर्नाटक और तीसरे पर था राजस्थान। ये बात आपकी सही है, आपके साथ 2-3 लोग और भी हैं जो कंफ्यूज है। ये आंकड़े हैं 2020 के। अब मैं आपको इससे और पहले का आंकड़ा बताता हूं। इससे और पहले का जो आंकड़ा है वो है 2019 का। तब पहले पर था कर्नाटक, दूसरे पर था गुजरात और तीसरे पर था राजस्थान। और अब यानी कि 6 अप्रैल 2022 जो नवीनीकरण मंत्रालय है राजस्थान सरकार का, उसके सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की थी कि अब राजस्थान आ गया दूसरे पे, यानी कि पहले पे था कौन, गुजरात, दूसरे पे कौन, राजस्थान और तीसरे पर कौन, तो वो है कर्नाटक। ये पहले दूसरे तीसरे लगातार चेंज हो रहे हैं। ये चेंज क्यों हो रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन समझे क्या है। क्वेश्चन ये था कि रूफ टॉप सोलर एनर्जी, रूफ टॉप सोलर एनर्जी क्या होती है, रूफ के टॉप पर यानी छत पर सोलर पैनल लगाकर कौन सा राज्य कितनी विद्युत उत्पादित करता है। तो 2019 में ऐसा था कि कर्नाटक सबसे ज्यादा कर रहा था, 2020 में गुजरात सबसे ज्यादा कर रहा था और अब 2022 में राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। यानी कि इसका मतलब सिंपल सा ये है, यहाँ ज्यादातर लोगों ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं अपनी छतों पर, तो ज्यादा लग गए, तो इसलिए राजस्थान कर्नाटक से एक स्टेप ऊपर आ गया। तो ये जो 6 अप्रैल 2022 तक का आंकड़ा था, उसके हिसाब से राजस्थान की ये क्षमता थी लगभग 748 मेगावाट। ये मैं कह रहा हूँ 6 अप्रैल 2022 तक। लेकिन अगर आप आज जाकर राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर देखेंगे तो ये आपको दिखेगा लगभग 814 मेगावाट। अब आप कहेंगे ये भी चेंज कैसे हो गया, तो ये बढ़ेगा ही, मतलब ज़्यादातर लोग जैसे जैसे सोलर पैनल लगाते जाएंगे उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। तो इन तीनों स्टेट्स में ये चल रहा है, कभी किसी का ज़्यादा कभी किसी का कम। तो फिलहाल जो आंकड़े हैं, जो हम अप्रैल से लेकर जून वाली मैगजीन में जो आंकड़े पढ़ रहे हैं, तो 6 अप्रैल 2022 तक राजस्थान सेकंड था, तो सेकंड वाला उसमें आंसर सही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स का यही एक मजा है और यही एक इसकी सजा भी है, लगातार आंकड़े चेंज होते रहते हैं। जरूरी नहीं मैं जो रात को पढ़ के सोया हूँ सुबह भी वही डेटा रहे, इसमें लगातार अपडेट होने की जरूरत है। और इसीलिए मैं आपके कमेंट्स को इतना सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि डेटा कब बदल जाए, कौन सी चीज़ किसने कहाँ से पढ़ी है, यहाँ कोई एक भी आधारभूत ज्ञान नहीं होता। एक कोई इतिहास जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार पहले जो पढ़ लिया वो ये परमानेंट है। तो इसलिए मैं आपके कमेंट्स को भी बहुत सीरियसली लेता हूँ, ताकि कहीं कोई आंकड़ा गड़बड़ ना हो और फाइनल इन्फॉर्मेशन जो आपके पास जाए वो एकदम सटीक जाए। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, आप मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।